आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। इन फिजिक्स। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसका आविष्कार न्यूटन ने किया था। फिजिक्स की क्वांटिटीज हम इससे डिराइव करते हैं या इससे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। अब हम फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए फिजिक्स के रेफरेंस से ही पढ़ेंगे कि फिजिक्स में ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कि हमको कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी करते हैं उसमें एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी बनती है, दूसरी से तीसरी। जैसे पोजीशन, दूसरी पोजीशन, बीच में क्वांटिटी बन गई डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। अगर ये बढ़ता जाता है तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर से डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी से बना, वेलोसिटी खुद डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से एक से रिलेटेड दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये क्वांटिटीज होती। तो इस तरह की क्वांटिटीज के लिए मैथमेटिक्स में या कैलकुलस में हम एक क्वांटिटी की जोड़ी लेते हैं। दो क्वांटिटीज हैं, एक जोड़ी, उसमें एक क्वांटिटी कंटिन्यूअस चेंज होती है तो उस पर डिपेंड होने वाली दूसरी क्वांटिटी को चेंज होना पड़ता है। इट इज नेसेसरी बिकॉज द सेकेंड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट क्वांटिटी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, like if we are moving on a scooter, the time is getting consumed, time change होते जा रहा है, the time is changing continuously, और हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। यहां से हमने स्टार्ट किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बदलता है। तो इसमें हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये दो क्वांटिटीज हैं, इसमें हम टाइम को कहेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज चेंजिंग इंडिपेंडेंटली। वो कंटिन्यूअस चेंज होते जाती है और जो क्वांटिटी इस पर डिपेंड है वो कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको पूछना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो हम पहले क्या क्वेश्चन करेंगे? कितने टाइम के बाद। ठीक है, जैसे आपने पूछा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैं क्या पूछूंगा? कितना टाइम चलते हुए हो गया। तो जितना टाइम चलते हुए हो गया उतना डिस्प्लेसमेंट उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इज ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन टाइम। वैसे ही एक और चीज, अगर हम एक स्कूटर को एक्सीलरेटर देते हैं और वो स्पीड से जाता है, यहां से चला और उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है 20, तो वो यहां पर पहुंच गया एक डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कुछ टाइम के बाद। अगर हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, 20 से 30 कर दी, तो जो उसका डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। 1 आवर हमने उसको टाइम दिया, 20 की स्पीड में यहां तक गया, 30 की स्पीड में यहां तक गया, 40 की स्पीड में यहां गया। अब बताइए कौन सी दो क्वांटिटीज रिलेटेड है आपस में? हम क्या बढ़ा रहे हैं? वेलोसिटी। उसके कारण क्या बढ़ रहा है? हाँ, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा रहे। तो पहले क्वांटिटी कौन सी बढ़ी? वेलोसिटी। उसके कारण क्या बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट। तो जो क्वांटिटी अपने आप बढ़ रही है या जिसको हम इंडिपेंडेंटली बढ़ा रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। चूंकि वो बदल रही है इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे वेरिएबल। सो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरे का नाम डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है. सो द क्वांटिटीज इन वेरिएबल्स वी कैन डिवाइड इन टू कैटेगरीज. वन इज डिपेंडेंट, अदर इज इंडिपेंडेंट. तीसरी तरह की क्वांटिटी, थर्ड टाइप की क्वांटिटी होगी कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट क्या होते हैं? जो हमारे इस स्टोरी में when the two quantities are changing, then there may be many other quantities which are not changing, or these two quantities do not depend upon them. वो सारी quantities constants होंगी. फिर से सुनिए, मैं स्कूटर पे जा रहा हूं, मैंने एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ गई तो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया. देन 10 मिनट के बाद मेरे मास में क्या अंतर आया? मास में कोई अंतर नहीं आया. सो इन दिस स्टोरी मास इज ए कांस्टेंट. समझ आया? इसी तरह से हमने यहां से एक रेस लगाई अलग अलग व्हीकल्स के लिए. ओके, तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस फिक्स किया 200 मीटर. एक आदमी दौड़ता है, उसकी स्पीड 10 मीटर है, 20 सेकंड में पहुंच जाएगा. 20 सेकंड में, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर. दूसरा आदमी अपनी स्पीड को 20 मीटर रखता है, वो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा. तीसरा आदमी ने अपनी स्पीड 5 रखी, वो 40 मीटर में 40 सेकंड में पहुंच जाएगा. स्टोरी को सोचिए और बताइए, इंडिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट कौन? इंडिपेंडेंट नो. टाइम और डिपेंडेंट डिस्टेंस नहीं. क्या चीज चेंज करने से क्या चेंज होता है? बताओ. इस सेंटेंस को कंप्लीट करने से, हाँ, वेलोसिटी चेंज करने से टाइम चेंज होता है. तो वेलोसिटी हो गई इंडिपेंडेंट और टाइम हो गया डिपेंडेंट. समझ आया? इस केस में, इस स्टोरी में ऐसा है. अगली स्टोरी सुनिए. यहां से हम अपने स्कूटर में चलते हैं. अब यहां से स्कूटर में हमने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया. 40 किलोमीटर गए, पेट्रोल 4 लीटर बच गया. और 40 मीटर गए तो देख 40 किलोमीटर बाद 3 लीटर, और 40 किलोमीटर गए 2 लीटर. अब बताओ आप, इसमें इंडिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट कौन? क्या बदलने से क्या बदल रहा है? हाँ, डिस्टेंस बदलने से नहीं. वेलोसिटी कहां बोली मैंने? मास, वॉल्यूम. 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर. तो हम बदल क्या रहे थे? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. और उस डिस्टेंस से कौन बदलता है? वॉल्यूम. तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? डिस्टेंस. और डिपेंडेंट कौन है? वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल. तो हर स्टोरी से आप समझ जाएंगे कि हम क्या चीज चेंज करते हैं और उससे क्या चीज चेंज होती है. तो ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूंगा कि ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस हम चेंज करते हैं, तो बताओ इसमें टाइम की डिपेंडेंसी क्या है? टाइम, तो हम ये कहेंगे कि टाइम, इसमें टाइम के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है. सिर्फ 2 चीजें कौन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं? डिस्टेंस और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल. अब टाइम पर डिपेंडेंसी है कि नहीं है, इसकी बताइए, आपको क्या लगता है? अगर हमने स्कूटर को खड़ा कर दिया, 4 दिन बाद आए, तो पेट्रोल उड़ा क्या? पेट्रोल खत्म हुआ? नहीं हुआ. तो और अगर हमने 2 घंटा स्कूटर चला दिया तो पेट्रोल खत्म. तो क्या पेट्रोल टाइम पर डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है? वेरी गुड. समझ आया? ये जब हम 100 किलोमीटर जाएंगे तो पेट्रोल खत्म होगा. अब वो 100 किलोमीटर हम 2 घंटे में जाएंगे तो भी खत्म हो जाएगा, और 50 किलोमीटर जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे, 2 दिन बाद आके चलाएंगे, या धीरे धीरे चलाएंगे 4 घंटे तक, तब खत्म होगा. तो इसमें 2 रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी हुई? डिस्टेंस और पेट्रोल. इनका आपस में रिलेशन है, टाइम से रिलेशन नहीं.
समझ आ रहा है? तो हर स्टोरी में हमको ये पता लगना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कौन और डिपेंडेंट कौन। यहां से हम रायपुर जाते हैं और अगर हम मोटरसाइकिल में जाते हैं तो हमको 6 घंटा लगता है, स्लो जाते हैं। कार में जाते हैं, फास्ट जाते हैं तो 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब बताइए इंडिपेंडेंट कौन और डिपेंडेंट कौन और कांस्टेंट कौन? वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक पकड़ा। क्या चीज नहीं बदल रही पूरी स्टोरी में? यहां से रायपुर का डिस्टेंस। वेरी गुड, दैट इज कांस्टेंट। तो इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है और वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट और उस पर से वेरी गुड। ये समझ आया? तो इस तरह से हर स्टोरी में आपको कोई भी फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज वन क्वांटिटी which is changing independently and other depends on it. अब जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, नहीं बदलती है, उसको हमने मान लिया x, और जो क्वांटिटी बदल रही है उसको हम मान लेते हैं y. So y depend on x, y depends on x. अब इसको और बाकी सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती तो हम उसको लिखते भी नहीं है। और अगर हमसे कोई पूछेगा कि t का क्या हुआ तो हम बोलेंगे t is a constant in this case, t is not related to this. ठीक है, तो y depends upon x अगर ऐसा है तो इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? y is ना, फिर से मैं ऐसा लिखता हूं शब्दों में, वर्ड्स में, y is a function of x. y is a function of x. अब फंक्शन वर्ड को कहां यूज कर रहे हैं हम? इसके इधर कौन है और इधर कौन है? ये है इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट। समझ आ गया? ओके, हमारे रायपुर वाले में कौन किसका फंक्शन है? टाइम इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप गाड़ी की वेलोसिटी बदल दीजिए, टाइम बदल जाएगा। ठीक, ओके। तो अब ये जो y इज ए फंक्शन ऑफ x टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। और इसको पढ़ेंगे कैसे? y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो शब्द बोलेंगे इज ए फंक्शन ऑफ, लिखेंगे क्या? ये इज के लिए ये, फंक्शन के लिए ये, ऑफ के लिए ये। तो ये एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक सिंपल सा सेंटेंस है जो हमको क्या इंफॉर्म करता है कि y किस पर डिपेंड करता है? x पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर से अब मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां से हम चल रहे हैं, हमारी स्पीड है 20 और 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं 40 किलोमीटर। फिर हम अपनी स्पीड करते हैं 40 और हम पहुंच जाते हैं 60 किलोमीटर। फिर हम स्पीड करते हैं 60 तो हम पहुंच जाते हैं 100 किलोमीटर। तो कौन किसका फंक्शन है? हम क्या बदलते हैं? वेलोसिटी। और उसके रिजल्ट में किसको बदलना पड़ता है? डिस्टेंस। तो उसमें हम इसको क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ, यस, वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, फिर से सुनिए। अगर हम यहां से रायपुर जा रहे हैं, नहीं वैसा नहीं, अगर हम यहां से दौड़ना शुरू करते हैं 10 की स्पीड से, तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाते हैं, 2 सेकंड में 20 मीटर जाते हैं, 3 सेकंड में 30 मीटर जाते हैं। तो बताइए कौन किसका फंक्शन? वेरी गुड। नाउ डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ, 1 सेकंड दौड़े, 2 सेकंड दौड़े, 3 सेकंड दौड़े,
व्हाट इज चेंजिंग? टाइम। और उसके कारण कौन बदल रहा है? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको अगर डिस्टेंस को s लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? s इज ए फंक्शन ऑफ v। यहां पर क्या हो जाएगा? s इज ए फंक्शन ऑफ t। समझ आ गया? तो ये मैथमेटिक्स की, कैलकुलस की पहली चीज, भाषा लिखना। राइट? दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं और उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? फंक्शन। अब फंक्शन हमको क्या बताया कि ये दोनों की आपस में रिश्तेदारी है। किन दोनों की? इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। ओके, जब हमको कोई इन्फॉर्म करेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि भाई x और y आपस में रिश्तेदार हैं, तो हम उससे पूछेंगे क्या रिश्तेदारी है? व्हाट इज द रिलेशन? जैसे हम अपने साथ किसी लड़के को ले गए और हमने बोला कि ये हमारा रिश्तेदार है, तो आपको आधी बात समझ में आई कि ये रिश्तेदार है, लेकिन क्या रिश्ता है ये समझ में नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्या रिश्ता है? तो हम बताएंगे ये हमारे चाचा का लड़का है तो हमारा भाई है, या ये हमारा मामा है। ये हम रिश्ते को क्लियर करेंगे। दैट इज फंक्शन, डिटेल्स ऑफ द फंक्शन। जैसे y x पर डिपेंड करता है, जब x चेंज होगा y चेंज होगा, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x को अगर हम 0 करेंगे तो y कितना बनेगा? 1। और इसको अगर 2 करेंगे तो y कितना बनेगा? 5। तो y किस पे डिपेंड करता है? x पे। ठीक। एक और रिश्तेदार आया, y इज x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। अब ये पूरा टर्म किससे बना हुआ है? x से। इसलिए y किस पे डिपेंड करता है? x पे। ये y किस पे डिपेंड करता है? x पे। तो ये भी y फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है। दोनों रिश्तेदार हैं, लेकिन दोनों की रिश्तेदारी अलग अलग तरह की है। जब यहाँ x की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, और जब यहाँ x की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में आया? इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन होता है विच गिव्स द डिटेल, ये किसके बदले में आया? फंक्शन। तो फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन मतलब एक एक्सप्रेशन which has got that variable quantity. Here x is changing, so function of x means an expression made by x. A function is a expression made by x in which x can be given different values. अब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि इस x का डोमेन क्या होता है, इसमें हम कौन से नंबर रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, रियल नंबर रख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं रख सकते, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पर रूट ऑफ माइनस x नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हो गए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अब हमको ये समझ में आता है कि जिसमें x आएगा वो एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ x है। और क्या क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस z माइनस 1। इज इट ए फंक्शन ऑफ x? तो आंसर इज यस, इट इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x आया ना। अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 करेंगे तो y की वैल्यू बदलेगी। जब हम ये 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? z। जब हम इसको 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस 3। जब हम इसको 3 करेंगे तो z प्लस 8 होगा कि नहीं? तो x की वैल्यू बदलेगी तो उससे y की वैल्यू बदलेगी। दैट मीन्स दिस इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो z, क्या y z का फंक्शन है कि नहीं है? तो हमारा ये आंसर है कि पहले आप देखिए हमको क्या बताया गया है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, दिस। अब इसमें x बदलेगा और साथ में कौन बदलेगा? z। x बदलेगा और y बदलेगा, z का क्या होगा? नहीं बदलेगा, कांस्टेंट। इसमें z क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। 1 भी क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। ठीक।
फिर से y is a function of z and y is equal to x square plus z minus 1. अब इसमें कांस्टेंट कौन? वेरी गुड, समझ आया? तो हम एक लंबा इक्वेशन बना सकते हैं बी सी डी, पर अगर हमको इन्फॉर्म किया गया है दैट y इज ए फंक्शन ऑफ c, तो बाकी सब क्या है? कांस्टेंट्स. ठीक, तो ये टेक्निक याद रखिएगा. जब हम दो वेरिएबल ही एक इक्वेशन में मानेंगे और बाकी सब की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तभी कैलकुलस काम करेगा. अगर बाकी की वैल्यूज बदलेंगी तो हम कैलकुलस की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. ओके, तो ये फंक्शन का मीनिंग हो गया. अब हम अगली चीज पे आते हैं. ऑपरेशन. कैलकुलस के ऑपरेशन क्या होते हैं? कैलकुलस के ऑपरेशन, अच्छा थोड़ा सा इसमें जगह बाकी है, वी विल डू इट. डिफरेंशियल कैलकुलस. फिजिक्स में हमको एक स्पेशल तरह के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है. वो कैलकुलेशन डायरेक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं हो पाता है. ओके, इसका आप सम समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये एक बस मूव कर रही है, ये यहां पर थी 9 AM और यहां पर आ गई 12 AM. ओके, एक्चुअली 12 को PM लिखते हैं, बट राइट इट 12. हियर इट इज 9, हियर इट इज 12. 3 घंटे लगे उसको. ओके, 3 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर. हम निकालना चाहते हैं इसकी वेलोसिटी. ओके, फिर से यहां पर 9 AM और बस के बाहर हमने देखा वहां पर साइन लगा हुआ था 80 किलोमीटर. जब हम यहां पहुंचते हैं तो इसके बाहर साइन देखते हैं, लिखा हुआ है 20 किलोमीटर. 9 o'clock 80 किलोमीटर का पत्थर दिखा, माइलस्टोन, और 12 o'clock में 20 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखा. यहां से यहां आ गई और हमसे बोला गया कि इसकी स्पीड निकालिए. फिजिक्स में हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फिजिक्स में हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे. स्पीड v is equal to, this is position number 2, this is position number 1, so position 1 minus position 2, this we will call as x2 minus x1. ठीक है, ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन है, तो x2 minus x1 ये पोजीशन हो गई. ओके, उसके बाद चेंज इन टाइम. टाइम यहां कितना बजा है? 12 और T2, और यहां कितना बजा है? टाइम T1. ये नीचे वाला क्या दिखाता है? चेंज इन टाइम. ऊपर वाला क्या दिखाता है? चेंज इन पोजीशन. ये स्पीड होता है. चेंज पोजीशन, चेंज टाइम. ओके, ये वाला ऑपरेशन पूरा हमने करना है. इस ऑपरेशन में हम क्या देखते हैं? 2 ऑपरेशन कंबाइंड है. एक डिफरेंस, पहले हमने क्या निकालना है? डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस. उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो दूसरा ऑपरेशन क्या करना है? डिवीजन. डिफरेंस और फिर डिवीजन, ये पूरा कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा चेंज डिवाइडेड बाय चेंज. अब ये जो ऑपरेशन है इसका एक स्टेप में हम करते हैं सॉल्यूशन करके, और इस ऑपरेशन का नाम हम देते हैं डिफरेंस और डिवीजन. डिफरेंस प्लस डिवीजन, और हमने इसको ये नाम रख दिया डिफरेंशिएशन. उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया. दिस इज
डिफरेंशिएशन। तो सॉरी, मुझे ठीक लिखना चाहिए इसे। तो डिफरेंशिएशन में हमने किस किस को दो ऑपरेशन ऐड किए, डिफरेंस और डिवीजन। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो ये वाली कैलकुलेशन क्या हुई, डिफरेंशिएशन। तो अभी तक हम मैथमेटिक्स में क्या करते थे, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ये एक कंबाइंड ऑपरेशन बना, इसका नाम डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को और थोड़ा स्पेसिफाई करके क्लियर करते हैं कि ये हमारे कहां पर काम आता है। कहां पर काम आता है देखिए, इसका फिजिकल मीनिंग। एक ग्राफ हमने लिया, इस ग्राफ में टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। टाइम डिस्प्लेसमेंट, ओके। यहां से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है और यहां पर टाइम t1 है, यहां t2 है। यहां पर इसका पोजीशन, ये इसकी पोजीशन x1 है और इस टाइम पर इसकी पोजीशन ये x2 हो गई। इसके बाद इसकी पोजीशन टाइम 3 पर, टाइम 3 पे इसकी पोजीशन ये हो गई x3। बीच में हमने और भी नोट की, यहां हो गई, यहां हो गई, लाइक। तो ये यहां से ऐसा गया और यहां से ये ऐसा ग्राफ, लाइक दिस, ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। तो अब हमने निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और टाइम क्या होता है, ये टाइम पीरियड। अब देखिए, टाइम t1 पर इतना डिस्प्लेसमेंट था, कितना, ये x1। टाइम 2 पर ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, x2। ये वाला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय ये टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर हमने ये लाइन ऐसे बनाई, ये, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो देखिए x2 माइनस x1 ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, इतनी। t2 माइनस t1 ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। सो दिस लाइन अपॉन दिस लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको। और ये क्या चीज है, वेलोसिटी। सो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, tan थीटा, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। और tan थीटा की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज डिफरेंस इन दी x। डिफरेंस इन दी x को हम ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस इन x। दिस इज डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, ये। अच्छा, टेंजेंट थीटा वेलोसिटी दिखाता है, टेंजेंट थीटा की ये वैल्यू, ये। अब एक चीज और देखिए, ये जो ये x2 x1 है, यहां करेंगे तो ये x2 ये x1, अगर हम टाइम यहां ले और यहां ले। तो मैं आपको एक चीज और, एक शब्द और बताना चाहता हूं, दैट इज नोन एज स्लोप। स्लोप देखिए, स्लोप ये है 20 डिग्री, दिस इज 1, दिस इज 3। अगर मैं इस 1 को 2 कर दूं
दिस इज 2 और ये हमने ऐसे मिला दिया, ये हो गया, कुछ दूसरा एंगल बदल गया। फिर हमने इसको कर दिया 1 2 3। यहां से एक बच्चा बैठ के फिसल के यहां आया, यहां से फिसल के यहां आया, यहां से फिसल के यहां आया। तो क्या बोलेगा कि इन तीनों फिसलन पट्टी में किस चीज का डिफरेंस है? आंसर है स्लोप का डिफरेंस है, स्लोप। ठीक है, मैथमेटिशियन से पूछा इन तीनों में किस चीज का डिफरेंस है, उसने बोला टेंजेंट थीटा का डिफरेंस है। देखिए टेंजेंट थीटा क्या होती है? y अपॉन x। x तो उतना ही है, तो पहले वाले के लिए कितना था टेंजेंट थीटा? 1/3। इस लाइन के लिए टेंजेंट थीटा कितना है? 2/3 और इसके लिए 3/3। तो तीनों शब्दों को जोड़ देते। नंबर 1 टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है, नंबर 2 स्लोप बढ़ रहा है, नंबर 3 y/x जो चीज होती है वो बढ़ रहा है। क्या चीज होती है? तो हमने बताया कि हमने ग्राफ बनाया, उसमें ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन है? टाइम। तो y/x क्या हो गया? यस, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी। लेकिन अगर हमने अपने ग्राफ में इधर वेलोसिटीज की वैल्यू रखी, 9 बजे इतनी वेलोसिटी थी, 10 बजे इतनी वेलोसिटी थी, 11 बजे इतनी वेलोसिटी थी, 12 बजे इतनी वेलोसिटी थी, तो y पे कौन जा रहा है? वेलोसिटी। और x पे हम किसको ले रहे हैं? टाइम। तो y/x किसको दिखाता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। फिर से हमने एक स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग को दबाया और हमने उसमें कुछ एनर्जी खर्च की। एनर्जी शुरू में खर्च हुई 10 जूल, फिर हमने आ रही एनर्जी अगला कुछ डिस्टेंस जाने में 20 जूल, टाइट हो गया स्प्रिंग। फिर और उतना ही दबाया तो हमने देखा 40 जूल। तो एनर्जी ज्यादा खर्च होते जा रही है, तो हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। फिर से एनर्जी खर्च होती है तो हमको फोर्स भी लगाना पड़ता है। फोर्स हम थोड़ा सा लगाते हैं तो यहां जाके रुक गए, 10 जूल एनर्जी खत्म हुई। और फोर्स लगाया तो यहां जाके रुके, 20 जूल एनर्जी खर्च हुई। और ज्यादा जोर लगाया, फोर्स इज मोर, वी गो हियर। Now we have used 60 joule energy. So what we are changing? Our force, and depending upon the force, what is changing? Energy. तो हमने फिर एक ग्राफ बनाया, उसमें यहां पर हमने क्या रखा? फोर्स। फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और एनर्जी का कंजम्पशन 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल। फिर से वही ग्राफ। Now what is given by the slope? यहां पर हमने किसको रखा? एनर्जी, दैट इज वर्क डन। और इधर किसको रखा था? ये क्या दिखाता है? फोर्स। वेरी गुड। y/x वर्क डन डिवाइडेड बाय फोर्स क्या होता है? एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स। तो वर्क अपॉन फोर्स क्या हुआ? लेकिन अब देखिए हर जगह y/x डिपेंड करता है कि हमने कौन सी क्वांटिटी यूज की है। और y/x क्या बताता है मैथमेटिक्स की भाषा में? tan थीटा, जनरल भाषा में स्लोप। समझ में आया? और कैलकुलेशन क्या करनी है उसकी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये अगर हमने ये ग्राफ ऐसा बनाया हुआ है, दिस इज y एंड दिस इज x, देन वी आर यूजिंग दिस लैंग्वेज yx। ये ऐसा बनाया है तो हम क्या भाषा यूज करेंगे? x और t। समझ में आया? तो x अपॉन t हमको क्या देता है? स्लोप।
x अपॉन टी हमको क्या देता है, टेंजेंट। x अपॉन टी हमको क्या देखता है, फिजिक्स की वो क्वांटिटी जो इसकी डेफिनेशन से बनती है, दैट क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। सो स्लोप ऑलवेज डज नॉट मीन वेलोसिटी, it does not mean acceleration, it does not mean displacement, work, force. No, whatever is permitted in physics by the division of y and x, ये y और x के डिवीजन से जो क्वांटिटी बनेगी that will be given by slope। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्लोप। y क्या चीज है, x क्या चीज है, उस पर डिपेंड करके ये सारे स्लोप बने। अच्छा, अब अगली चीज, स्लोप को हम लोग नजर से देख के पहचान लेते। वी कैन सी द स्लोप दैट दिस स्लोप इज मोर, दिस स्लोप इज लेस। हम इससे पहचानते लेस और दिस इज मोर, ज्यादा उठ गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर स्लोप कैसा है, दिस स्लोप एंड दिस स्लोप एंड दिस स्लोप, दिस इज लार्जर स्लोप, मोर, दिस स्लोप वैल्यू इज लेस, दिस स्लोप वैल्यू इज स्टिल लेस। स्लोप कम होते जा रहा है। अब स्लोप की जगह अगर मैं ये लिखूं वेलोसिटी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी कम होते जा रही है। द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, द स्लोप गोज ऑन डिक्रीजिंग if this graph is what, displacement upon time। if this is displacement, this is time, t1 में इतना डिस्प्लेसमेंट, t2 में इतना डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए 0 to t1, ये t1 इतना डिस्प्लेसमेंट, अगेन सेम t1, t अगला t, दिस t, ओनली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट ये था, सेम t यू टेक हियर, यहां तक तो हो गया था, अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम उतना ही है। आप क्या देख रहे हैं, पहले टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा, दूसरे टाइम में डिस्प्लेसमेंट लेस, थर्ड टाइम में डिस्प्लेसमेंट स्टिल लेस। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां पर इस टाइम में वेलोसिटी लार्ज, अगेन वेलोसिटी हैज बिकम लेस। हमको कैसे पता लगा, हमको ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो पहले ही बोल दिया था ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप कम है। तो जहां जहां स्लोप कम होते जा रहा है वहां वहां वेलोसिटी कम होते जा रही है। दिस इज द प्रूफ। और इसके बाद फिर से हमने उतना ही टाइम लिया, एंड सी हियर ओनली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम सेम टाइम सेम टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। ये ग्राफ में हमने रिप्रेजेंटेशन किया। सो इफ द स्लोप इज डिक्रीजिंग देन y अपॉन x इज डिक्रीजिंग। ये समझ आ गया। तो हमने ये देखा वेलोसिटी और एनी क्वांटिटी विच इज मेड बाय y अपॉन x इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ग्राफ में। और स्लोप कैसे बनाते हम, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट थीटा। और हर जगह हम देखते हैं परपेंडिकुलर छोटा हो गया, स्लोप लेस। यहां देखिए, if we go from T2 to T3, this is T2 and this is T3. Yeah. Now, can you tell me what has happened to velocity during this period? Is it increased or decreased? Increased. क्यों? क्योंकि अभी स्लोप ये ऐसा है, यहां पर स्लोप ऐसा था। This is less and this slope is more. And slope here gives displacement upon time, that is velocity. Okay, so अब हमको समझ में आया कि एक रेशियो जो कि y अपॉन x से बनता है, that ratio
gives the slope. So here slope tan theta perpendicular upon base, this is equal to quantity in y upon quantity in x. ये एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। ये हमने ग्राफ में भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। ओके, सो नाउ वी नो दैट स्लोप रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अल्टीमेटली कौन दिखाता है? स्लोप, ग्राफ में। ठीक है, अब यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब अगली चीज हम ये लेते हैं कि ये स्लोप मैथमेटिक्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी अभी आपने ना एक प्रोसेस की, जब मैं इसका स्लोप निकालने की बात करता हूं तो हम कैसे निकाल रहे हैं स्लोप? ये देखिए, x1, x2, x0, दिस इज t0, t1, t2। अगर मुझे ये वाला स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा? x1 माइनस x0 अपॉन t1 माइनस t0। अगर ये स्लोप चाहिए तो x2 माइनस x1 अपॉन V2 minus T1। ठीक है, तो स्लोप किससे निकलता है? इससे। ये ओके, अब